हेलो एंड बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपको इस ग्रेट प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे बेहद स्पेशल टॉपिक दैट इज ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग कैसे बनाया गया, किस तरह से ये अस्तित्व में है, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए नीति आयोग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति आयोग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, और ये थिंक टैंक भी होता है। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। जो नीति आयोग है देखिए, ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंक टैंक है। मतलब जहाँ पे आइडियाज आएंगे, जो सबसे बेस्ट आइडियाज होंगे उनको प्रैक्टिकली लिया भी जाएगा, मीन्स उनके ऊपर काम भी किया जाएगा। तो इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, नीचे के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आर्थिक नीति बनाने की प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा नीति आयोग है ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। फिर हमने ये देखा कि इसको एस्टेब्लिश किया गया विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है सतत विकास, हम कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य। कि सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स, कोई भी संसाधन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हमें ऐसा यूज नहीं करना है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए बिल्कुल खत्म कर दे। किसी भी रिसोर्स को जो प्रकृति में पाया जा रहा है या उसे मैन मेड बनाया गया है, तो इस तरह से बनाना है कि वो हमारे लिए भी यूजफुल हो, प्लस में हम आने वाली जनरेशन को भी दे सके। लाइक ट्रीज हो गए, फ्रेश एयर की हम बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या ही हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लाइफ प्राण वायु जो होती है ऑक्सीजन, वही हमें नहीं मिल पा रही है। तो रिसोर्सेज को यानी पेड़ों को या किसी भी चीज को इतना डिस्टर्ब नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी उससे प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर है कि हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो एक्वायर करने ही करने हैं। और यहाँ पे है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता था संघवाद, एंड कोऑपरेटिव मतलब सहकारी। जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनको सहयोग दिया जाएगा सेंटर का, क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो क्वासी फेडरलिज्म है। ये मीन्स यहाँ पे अर्ध, हम कह सकते हैं कि संघवाद है, यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल है। तो यही चीज बताई हुई है। लाइक हमने देखा कि जैसे ही अ, एक तूफान, एक स्ट्रोम आता है, ताउते तूफान इसका नाम है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है एक तरह से। और जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट पे जाते हैं, देखते हैं। और इसके साथ साथ राहत पैकेज जो होता है, यानी जिन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी इसमें डिस्टर्ब हुई, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, चाहे वो बोट चलाने वाले थे, चाहे फिशर्स थे, तो कहीं ना कहीं उनको एक फाइनेंशियल एक सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर अपनी मुख्य भूमिका में आ जाता है। तो ये हमने इसलिए कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा आप कोविड को भी देख सकते हैं, जिस तरह से अलग अलग मीट्रिक टन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को। अलग अलग कोटा भी वहां पर दिया गया है कि इस स्टेट को इतना मिलेगा, इस स्टेट को इस टाइप से, मतलब अलग अलग यहाँ पे डिवीजन किया गया। और ये क्यों किया गया, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव वे में सब चले, यानी एक दूसरे का हाथ थाम के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नीचा दिखाया जाए या इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। कोऑपरेटिव मतलब नाम से ही है कि सहयोग किया जाए। बाय फोस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमने लेनी है स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की। देखिए पहले क्या होता था, पहले प्लानिंग कमीशन होता था।
प्लानिंग कमीशन के अंदर मीन्स योजना आयोग के अंदर सेंटर जो भी एक तरह से डिसीजन दे देता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना ही पड़ता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को बनाया गया यहाँ पर नीति आयोग, उसमें क्या कहा गया, उसमें यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच ये जो रिलेशन रखा गया, ये टॉप टू बॉटम का नहीं बल्कि यहाँ से बॉटम टू टॉप का अप्रोच रखा गया कि आप भी बता सकते हैं। अगर देखिए, अगर कहीं पे फ्लड्स वगैरह आ रही हैं, बाढ़ वगैरह आ रही हैं, तो राहत पैकेज जो होता है वो जारी किया जाता है। हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता, कहीं पे फ्लड्स आ रही हैं, कहीं पे नहीं भी आती, कहीं पे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर तक अपनी बात लेके जाती है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन में टॉप टू बॉटम का अप्रोच था। ध्यान से देखिएगा, टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ले लिया जाता था और स्टेट गवर्नमेंट्स को वो मानना ही पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीति आयोग के केस में, नीति आयोग में देखा हमने कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो रिलेशन है, यहाँ पर बॉटम टू टॉप का अप्रोच है। बॉटम यानी नीचे यहाँ पे रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट को एंड टॉप पे रखा गया है सेंटर को। तो बॉटम टू हम कह सकते हैं कि टॉप का अप्रोच है। एक इस तरह से हमने इस चीज को डेवलप किया है सो दैट कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, सब मिलके काम करें इकोनॉमिक पॉलिसीज में, आर्थिक नीतियां जो भी बनानी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉटम अप अप्रोच, यही हम हिंदी में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग जो है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनाया गया है। इसे बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज जो होती है उसको बनाने का काम करता है। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हेडक्वार्टर, उनके मुख्यालय होंगे न्यू दिल्ली के अंदर। और एस्टैब्लिश किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया था, मींस भंग कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को हम बोलते थे योजना आयोग। योजना आयोग को बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। मींस ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बना है और ये एक तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि इसका संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, संविधान में इसको कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय है जो नीति आयोग है। ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि संविधान के अंदर कोई अनुच्छेद, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ये अलग से बनाया गया है। तो एम की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट फोस्टर मतलब बढ़ावा देना है, पार्टिसिपेशन की, यहाँ पे स्टेट की भी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाए, आर्थिक नीतियां बनाई जाए। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको भी मुख्य रूप में उनको शामिल किया गया है। चेयरपर्सन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए, चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष जो भी होंगे, नीति आयोग के या पहले जो होते थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो रहेंगे जो भी देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर होंगे। और अभी करंटली नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीति आयोग के अंदर कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। देखिए आप ऐसे भी लिखेंगे कि इनकी जो संरचना होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, संरचना लिख के आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इस तरह से फ्लो चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं। कि सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब होता है जो मुख्य अध्यक्ष रहेंगे, वो रहेंगे देश के पीएम होंगे, यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। देन लिखेंगे वाइस चेयरमैन, यानी उपाध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो उपाध्यक्ष था इसको अपॉइंट करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर ही। पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, आप अपने ऐड कर सकते हैं नोट्स के अंदर, अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनघड़िया जो थे ये पहले वाइस चेयरमैन थे, एंड अभी करंटली जो है उनका नाम है राजीव कुमार। करंटली जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीईओ की। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये कौन है? तो देखिए, सबसे पहले जो सीईओ थी वो एक महिला थी जिनका नाम था सिंधु सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर थी। और करंटली अगर हम बात करें सीईओ कौन है वर्तमान में, तो वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर्स। आप एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पर लिखेंगे, यानी पूर्णकालिक यानी जो पूरी तरह से इसके मेंबर्स हैं, जिसमें है वीके सारस्वत जी हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार है, वीके पॉल है, एंड डॉक्टर बीरेब बीबेक डेब्रोए। ये हैं फुल फ्लेज यानी पूर्णकालिक सदस्य हम बोलेंगे इनको। पूर्णकालिक का मतलब हो जाता है फुल टाइम, जिनकी एक तरह से ड्यूटी इसमें रहती है पूर्णकालिक। उसके बाद आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी हम कह सकते हैं कि पदेन अधिकारी जो होते हैं, पदेन अधिकारी। इसके अंदर कौन है? देखिए, मेनली इसके अंदर कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। हम देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं, गृह मंत्रालय है जिनके पास। अरुण जेटली ये नहीं है, क्योंकि अरुण जेटली जी की डेथ हो चुकी है, ये पहले थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन है यहाँ पर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन को हम ऐड कर सकते हैं, इनकी जगह ऐड किया गया है निर्मला सीतारमन को। एंड इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। राधा मोहन सिंह नहीं है, ये पहले थे। और अभी जो करंटली है, देखिए उनका नाम हो जाएगा, जो कृषि मंत्री हैं इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इनको याद करने का आप टेक्निक कर सकते हैं कि जो एक कृषि मतलब जो प्रोडक्शन करता है, मीन्स हमारे जो धरती पुत्र होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी तो भी उनको मरना पड़ता है। इस तरह से जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है, हम अपने किसानों को बहुत ही एक तरह से सैल्यूट करते हैं, जो गर्मी सर्दी मौसम की परवाह किए बिना भी इतना अच्छा प्रोडक्शन हमारे घर तक जो एक तरह से खाना पहुंचता है, तो वो सबसे बड़ा हमारे धरती पुत्रों का ही योगदान होता है। तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ये कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज और आती है यहाँ पर, दैट इज द गवर्निंग काउंसिल। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। गवर्निंग काउंसिल जो है यहाँ पर इंक्लूड क्या किया गया? गवर्निंग काउंसिल जो होती है, यानी इसके अंदर सभी स्टेट्स के सीएम, यस इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं, सभी स्टेट के सीएम जो है वो गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा रहेंगे। काउंसिल का मतलब ये होता है जो एक तरह से मंत्री परिषद की सेंस में हम कह सकते हैं कि सीएम जो हैं सभी स्टेट्स के, वो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल में रहेंगे। और गवर्नर्स रहेंगे जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरी यानी जितने भी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, उनके कौन रहेंगे? उनके रहेंगे गवर्नर्स। ये चीज याद रखनी है, गवर्निंग काउंसिल के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक और जो आता है, दैट इज द स्पेशल इन्विटीज यानी विशेष आमंत्रण। एक और पार्ट आप ड्रॉ करेंगे। विशेष आमंत्रण के अंदर विशेष आमंत्रित यानी कोई भी ऐसे पर्सन जो कि उस फील्ड के महारत हासिल हो, जिनको मान लीजिए अगर अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोई टॉप ग्रेड डॉक्टर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, कोई भी स्पेशल पर्सन हो सकते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से कुछ हो सकता है कि कैबिनेट के मिनिस्टर भी इंक्लूड किए जाए। तो इस तरह से स्पेशल इन्विटीज को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन वही चीज बताई हुई है, कॉम्पोजिशन नीति आयोग का, कि क्या हमें
ऐसा क्यों करना पड़ा कि 65 साल पुराना जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसको ब्रेक करके एक न्यू इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं नीति आयोग, वो बनाया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती थी, यानी जो हमारी राज्य सरकारें होती थी, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं होती थी, वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती थी, अपनी बात को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपने स्टेट में। देखिए अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर आपको पता है डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। अब कहीं पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है। लाइक आपने उत्तराखंड देखा, या अभी करंटली बात करें तो गुजरात का केस देखा, वहां पे साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, चक्रवात जो होगी, बहुत तेज चलती हुई हवाएं जो होती हैं, तो उनको अलग पैकेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सीएम्स जो होते हैं उनको इंक्लूड किया गया कि वो खुल के अपनी जो भी स्टेट की जो भी बातें हैं वो बता सके, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वो नई पॉलिसीज ला सकते हैं, क्यों क्या वो नई नीतियां ला सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे शामिल की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो गवर्निंग काउंसिल होती है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेनली इंक्लूड किया गया है सभी स्टेट्स के जो सीएम होते हैं उनको शामिल किया गया है। और यूटीज के जो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जो होते हैं, एलजी जो होते हैं, उनको शामिल किया गया है। तो सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पर रखा गया है। इसको थिंक टैंक बोला गया है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको जैसे प्लानिंग कमीशन में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी, मीन सेंटर जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो मानना पड़ता था, वो कंपल्शन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एडवाइजरी होती है, एक हम कह सकते हैं कि एक सलाह होती है। यहाँ पे सलाह दी जाती है, अगर आपको वो चीज लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज आप उस चीज को मतलब एक तरह से अगर नहीं भी लेना चाहते तो आप कंसीडर नहीं भी कर सकते। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। नीति आयोग, देखिए एक और डिफरेंसेस मैं बता देती हूँ। जो प्लानिंग कमीशन होता था, मीन्स हमारा जो योजना आयोग होता था, तो उसका काम क्या था, बेसिकली उसके दो काम थे। एक तो था कि प्लान बनाना, लाइक 5 ईयर के प्लान बनते थे, 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजनाएं। तो मतलब प्लानिंग बनाना होता था कि 5 साल के बाद हम अपने देश को कितना विकास करवाना चाहते हैं, कि हम एग्रीकल्चर में आगे लेके जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में लेके जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का काम था कि देश में 5 वर्ष की, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उनको बनाना। एंड एक और काम किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो एक तरह से फाइनेंशियल अलॉटमेंट होता था। कहने का मतलब है कि राज्यों या मंत्रालयों में वित्तीय आवंटन, वित्तीय मतलब पैसे से हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल एलोकेशन होता था, यानी पैसे को बांटना। पैसा कहाँ से आता था, पैसा टैक्स के थ्रू आता था, और ये पैसा बांटा जाता था अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लाइक आयुष्मान भारत हो गया। और इसके अलावा स्टेट को पैसा देना ताकि स्टेट भी काम कर सके, स्टेट को भी फंड्स की कमी ना हो। तो इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया। अब तक अगर जितनी भी हमारी योजनाएं चली, यानी प्लानिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ ये कितना चला, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ही लास्ट थी। उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। देखिए क्योंकि यहाँ पे न्यू जो होता है ना, एक तरह से नीति आयोग उसको लेके आए थे। तो 2012 से लेके 2017 तक ये लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना थी, और इसको बोलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को टोटली खत्म कर दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखिए यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं, उसके बाद फाइनली वो माना जाता है, जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो होती है यहाँ के चेयरमैन देते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं एक होता है एनडीसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय हम कह सकते हैं विकास परिषद, एनडीसी। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को यही फिर फाइनल स्टैंप लगाती है, जितने भी पॉलिसीज आती हैं। सजेशंस तो दिए जाते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है वो एक तरह से उसको लागू, उसको हम कह सकते हैं कि उसको लागू कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि जितने भी सामाजिक
आर्थिक मुद्दे होते हैं इनके ऊपर सलाह देना। चलिए, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उससे पहले यहाँ पर देखिए वाइस चेयरमैन जो भी करंटली नीति आयोग के, उनका हम पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार जी। और पहले जो थे, हमने अभी डिस्कस किया था, वो थे अरविंद पनगड़िया जी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ। उद्देश्य क्या है इनके, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। जनहित का मतलब हो जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी लोगों के हितों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाना। तो उसके लिए कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर, लाइक सोशल यानी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, और हम कह सकते हैं कि आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो भी अफेयर्स होते हैं, मामले होते हैं, उनसे जुड़े हुए यहाँ पर मेन उद्देश्य रहते हैं नीति आयोग के। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ग्राम स्तर पर योजना बनाना, यानी हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज पे भी मतलब यहाँ पे काम करना, ताकि एक अच्छी डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है, वो गांवों में निवास करती है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि गांवों का विकास होगा, तो उसके बाद शहरों का, जिले का, और इसी तरह से राज्य का, देश का अपने आप ही एक डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद है कि उन वर्गों को भी, उन सेक्शंस को भी यहाँ पर लाया जाए जो एक तरह से आर्थिक प्रगति से लाभान्वित ना हो पाए हो। यानी उन वर्गों को, उन सोसाइटी के सेक्शंस को भी यहाँ पर शामिल किया जाए जो बेनिफिशियल होना चाहते थे, लेकिन उनके लिए पॉलिसीज, उनके लिए योजनाएं नहीं बन पाई। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे सलाह देना, कोई भी एडवाइस देनी है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फोस्टरिंग मतलब बढ़ावा देना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेशन से आया है, सहकारी मतलब एक तरह से सबको सहयोग देने का काम देना है। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो प्लानिंग कमीशन होता था उसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे स्टेट, राज्यों की भी मुख्य भूमिका है। राज्य भी खुल के बता सकते हैं उनके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी समस्या है, अपनी अलग अलग उनके हम कह सकते हैं कि अलग अलग उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल, यानी ग्रामीण स्तर के ऊपर भी इनको बढ़ावा दिया जाए। एग्रीगेशन एट हायर लेवल, यानी उनको और आगे लेके जाएं हायर लेवल तक। स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी जिन लोगों को सच में इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए थी, आर्थिक उन्नति चाहिए थी, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाई है। तो इस तरह की चीजें जो होती है ये बताई गई हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, देश के सुरक्षा की जो भी बात आती है उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। फीडबैक लेना, फीडबैक मतलब उनके बारे में जानना कि इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स, जो जो कुछ भी सुधार हुए, कोई नई चीज लेके आए। पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब हमने यही देखा जहां पर कोई भी एक तरह से नए नए आइडियाज लिए जाते हैं। थिंक टैंक की सबको यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपने जो भी आपके आइडियाज हैं आप दे सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्रिएट करना नॉलेज को, इनोवेशन को, एंटरप्रीन्योर को सपोर्ट करना, यानी बिजनेस को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज को। प्लेटफॉर्म परफॉर्म तैयार करना जो कि इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हो जाते हैं, यानी एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ अगर कुछ इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि समस्याएं आ जाती तो उनको दूर करना। इसके अलावा रिसर्च करना, जो कि रिसर्च जो होती है खोज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि खोज करने से नई नई चीजें आएंगी, नए नए आइडियाज आएंगे, और उसी से ही एक नई टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर अपग्रेडेशन आएगा, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग होगी, मतलब हम और अच्छा बेटर कर सकेंगे। तो नीति आयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन से। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे बताए गए हैं, अलग अलग पर्सन्स जो यहाँ पर आते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस डे पे एक स्पीच दी थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि हम योजना आयोग को बनाएंगे।
और जो क्या होगा, जो कि इकोनॉमिक और सोशल, यानी लोगों के सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे जो काम करेगा। तो इस तरह से जो मीटिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो प्लानिंग कमीशन जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को, उसको खत्म कर दिया गया। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इसी तरह से नेक्स्ट मैं फिर से एजुकेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ।